नमस्कार, सलाम, पड़ताल दुनिया भर की में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और हमारे साथ हैं पड़ताल करने के लिए हमेशा की तरह हमारे न्यूज़ के चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ। तो प्रबीर, जब हमने आखिरी बार बात की थी 17 जून को, तब से लेकर अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है। ईरान इजराइल की जंग में अमेरिका भी कूद गया। उसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराए, दावा किया कि हमने उनकी परमाणु क्षमता नष्ट कर दी। इसको लेकर दावे प्रतिदावे हुए। अचानक सीज फायर का ऐलान हुआ। इसके बाद ये जो पूरे 12 दिन का जो हम इसे संघर्ष कहें या सीमित युद्ध कहें, उसका क्या हासिल रहा इन दोनों देशों के हिसाब से? इजराइल, ईरान, किसने क्या खोया, किसने क्या पाया? आपका सवाल तस्वीर से जुड़ा हुआ है। 12 दिन में कौन कितना पाया, कौन कितना खोया, मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा दुनिया के लिए इसकी क्या अहमियत रही, और ख़ास तौर से वेस्ट एशिया, जिसको हम मिडिल ईस्ट नहीं कहते, जानते हैं वेस्ट एशिया कहते हैं, वेस्ट एशिया के लिए इसका क्या महत्व रहा है। तो पहली बार एक जंग है जिसमें पूरा एक तरफा लड़ाई नहीं हुई। इजराइल जब भी लड़ाई किया है, बहुत पहले इजिप्ट के साथ लड़ाई में काफ़ी क्या कहेंगे दोनों तरफ की टक्कर रही, पर आखिर में इजराइल उस पर हावी हो गया था। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, शायद सन 67 की बात है। हाँ, वो 72 कई बार लड़ाई हुई थी इजिप्ट के साथ, जिसके बाद कैंप डेविड एग्रीमेंट वगैरह हुआ था, इजिप्ट और इजराइल के बीच में समझौता हुआ था। तो उन चीज़ों के बाद पिछले 30-40 वर्ष की जो लड़ाई हुई है, उसमें इजराइल एक तरफा दूसरे वेस्ट एशिया के देशों पर हमला किया है और उनको नुकसान पहुंचाया है, और उसके ऊपर कोई इस तरह की अटैक नहीं हुआ है, पलटा हमला जो है वो नहीं हुआ। तो इस बार पहली बार जो है उनको जंग में एक्चुअली सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं मिला, पर उनके ऊपर मिसाइल हमले ईरान के लगातार रहा। तो 12 दिन की इस जंग का अगर देखें तो ईरान ऐसा नहीं है कि ईरान विध्वस्त हो गया, इजराइल को कुछ नहीं हुआ। इजराइल भी काफ़ी इसमें नुकसान उसने फेस किया, उसके जिक्र बाद में करेंगे। इसीलिए जब ट्रंप साहब इस पर कूदे और कूदने के बाद तुरंत घोषणा कर दिया सीज फायर हम चाहते हैं और दोनों मान जाओ, दोनों बच्चे मान जाओ, तो इसके बाद जो सीज फायर का घोषणा हुआ, एक विशद विवरण बाद में कर सकते हैं, तो उससे ट्रंप अपने आप को पहला तो बमबारी की श्रेय लिया, इसके बाद शांति की भी श्रेय फायर फिर सीज फायर। हाँ, पहले फायर से सीज फायर, युद्ध की भी श्रेय लेना चाहते, शांति की भी। तो इसका क्या मतलब निकलता है दुनिया के लिए, इस इलाके के लिए, वेस्ट एशिया के लिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है हमारे सामने। और क्या इस जंग दोबारा होगा या क्या निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा, इसका मतलब फिर और एक बार जंग होगा? ये सब जो है हमारे सामने सवाल है। जवाब नहीं हो सकता है क्योंकि भविष्यवाणी तो कोई कर नहीं सकता इस तरह से, क्षण का वचन तो हम नहीं दे सकते। पर यह बात ज़रूर है कि पहली बार इजराइल की जनता को भी जंग का क्या होता है उसका एक समझ आया है। जो सीरिया पर हमला, गाज़ा पे हमला और लेबनान पे हमला, इन सब हमलों में कभी भी उसको ये एहसास नहीं हुआ कि उस पर भी बमबारी हो सकती है। तो एक तो फ़र्क दूसरे जंग और इसमें है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए, ईरान का पॉपुलेशन इजराइल से 10 गुना ज़्यादा है, बेशक, ठीक है ना। तो इजराइल अपने आप को जितना भी मजबूत समझे, पर अल्टीमेटली देश की जो ताकत होती है लोगों की होती है। तो इसीलिए ईरान के साथ जो टक्कर, ईरान के जो ये टक्कर है, ये मामूली नहीं है, क्योंकि ईरान इस इलाके में पॉपुलेशन के हिसाब से कोई भी दूसरे मुल्क से काफ़ी आगे है। और ईरान क्योंकि इतने साल से सैंक्शंस के अंदर है, तो उसकी खुद की डेवलपमेंट, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे दूसरी चीज़ों हो, न्यूक्लियर हो, तो वो काफ़ी अपने तरफ से उन्होंने डेवलप किया है। तो जानकारी जो लोगों में होता है ना, वो मरता नहीं है। अगर आप लोगों को भी मार देंगे, साइंटिस्ट को मारा गया है, पर एक साइंटिस्ट नहीं होता, बहुत होते हैं।
मर जाने के बाद, कुछ साइंटिस्ट मर जाने के बाद दूसरे उनकी जगह लेते हैं। बेशक। तो इसीलिए ये जो है इंसान के खिलाफ अगर लड़ाई है तो इतना आसानी से ईरान को परास्त करना संभव नहीं है। ये भी सबक मेरे ख्याल से सबको मिल रहा है। तो ये सबक आपने कहा और कहा कि इस बार पहली बार उस तरह से उन्हें जवाब मिला, और खamenei साहब ने भी कहा कि हमने सरेंडर नहीं किया और हम सरेंडर नहीं उनके करते। 86 साल उम्र है, उनको ख़त्म करने की धमकी दी जा रही थी, कहा कि इसको भी हम टेक आउट करेंगे। तो ये तो खैर अगर परिवर्तन कर देंगे, पर ये सब संभव नहीं हो पाया। नहीं, संभव नहीं हो पाया। हो भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो बड़ा राजनीतिक पिक्चर है वो खamenei साहब के जाने से उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो तो आप जो कह रहे थे कि सैंक्शन के बावजूद जो मिसाइल कार्यक्रम है, उसका जो प्रोग्राम है, उसने काफ़ी इजराइल को भी परेशान किया। तो ये मिसाइल डिफेंस उसने कैसे तैयार किया? देखिए, पहली बात तो एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अटैक करना आसान है मिसाइल से, हवाई जहाज़ से, पर डिफेंड करना इतना आसान नहीं है जी। एक मिसाइल अगर आप दागते हैं तो कुछ मिनट ही होता है जिसमें इंटरसेप्ट, उसको रोकने की आप कोशिश करके सफल नहीं हो जाते तो आप पर मार होगी। जी। तो ये देखिए कि मिसाइल्स भी अलग अलग ट्रैजेक्टरी के होते हैं। कुछ जो है नीचे के ट्रैजेक्टरी से जाते हैं, ठीक है, कुछ ऊपर के ट्रैजेक्टरी से जाते हैं, और उनकी साइज़ और क्षमता अलग अलग होती है। जो लो ट्रैजेक्टरी की होती है उसको अब तो आजकल ड्रोन भी उसमें शामिल है, तो उनके अंदर जो है इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी बड़ी नहीं होती है, और उतना तेज़ वो नहीं आते, तो उनको मार गिराना इतनी दिक्कत की बात नहीं है। तो वहाँ पर नंबर्स कितने आप मिसाइल ऐसे दागेंगे उसकी सवाल हो जाती है। आपने 10 दागा तो एक निकल जाएगा और मार कर देंगे। दूरी भी काफ़ी है इन दोनों देशों के बीच, 2000 मील 2000 किलोमीटर की दूरी है। ये जो है ऊपर की ट्रैजेक्टरी से जो जा रही है, आपको यहाँ जो दिख रही है, ये है काफ़ी ऊपर, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं है, 2000 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं, पर काफ़ी ऊपर जाके नीचे आती है। और नीचे जब आती है तो माध्याकर्षण की शक्ति, ग्रेविटी, मतलब तो उसको रफ्तार उसकी बढ़ाती है और बहुत तेज़ी से वो निकल के यहाँ आते हैं। तो ये ऊपर और यहाँ आने तक का जो ट्रैजेक्टरी है उस पर टाइम जो है 2 से 5 मिनट मिलता है। तो उसके अंदर इसको भांपना है। आप जब एंटी मिसाइल दागेंगे उसको भांपना है कि ट्रैजेक्टरी क्या होगा जी। और वो ट्रैजेक्टरी ऐसे आएगा पता करना दिक्कत है। बहुत जल्दी उसको भांपना है और उसके साथ साथ जब इस रेंज में आएगा तब आप जानते हैं कि किधर जा रहा है, तब उसको इंटरसेप्ट करेंगे। आप दिखाया है कि कहाँ इंटरसेप्ट कर सकते हैं, पर उसकी रफ्तार इतनी ज़्यादा होती कि ग्रेविटी शक्ति उसको नीचे ला रही है, तो उसको गिराना इतना आसान नहीं है। और इसमें कुछ ना कुछ मिसाइल्स निकल जाते हैं जो मार करते हैं। तो अगर मिसाइल्स काफ़ी दागी जाए तो कुछ ना कुछ मिसाइल्स जो है उसमें ख़ास तौर से जो ऊपर के ट्रैजेक्टरी, जो एक्चुअली लॉन्ग रेंज मिसाइल्स इनकी ईरान की रही है, वो मिसाइल्स कामयाब होने का संभावना ज़्यादा होता है और वो काफ़ी बड़े होते हैं, मार करने की शक्ति भी ज़्यादा है। और नीचे से जो आती है, ड्रोन से लेकर लो जो मिसाइल्स आती है, तो उसको इंटरसेप्ट करना एक हिसाब से आसान होता है। पर सवाल भी है ये है कि एक एंटी मिसाइल नहीं दागी जाती। एक मिसाइल गिराने के लिए कम से कम 2 से 10 एंटी मिसाइल दागी जाती है, ताकि श्योर हो कि वो पेनिट्रेट करके हम पर बाण नहीं करेगी। इसीलिए एंटी मिसाइल्स जो है उनकी संख्या जो बहुत ज़्यादा देश के पास नहीं रहती। लंबे अरसे की अगर लड़ाई चले तो इजराइल शायद इसलिए भी बैकफुट पर आया, क्योंकि उसके पास ये बात आ रही थी, खबरें आ रही थी कि उस पर ये डिफेंस करने की ताकत लगातार कम हो रही है, एंटी मिसाइल उस पर कम हो रही हैं। तो वही उन्होंने वही जो खबर आई है, जी कितना सही है पता नहीं, पर अमेरिकन सोर्सेस से आ रहा था कि उनके पास मिसाइल्स जो एंटी मिसाइल आपकी जितने बहुत सारे रेंज है, पेट्रियट मिसाइल्स है, ये है वो है, थर्ड
बैटरी है जो ऊपर की मिसाइल को टारगेट करता है, ये सब ख़ास तौर से ज़्यादातर आ रहा है अमेरिका से। जी। तो उनके इस तरह के मिसाइल्स का काफ़ी कमी हो रही थी और कहा जा रहा था उनके पास करीब 10 दिन की और मिसाइल्स थी, एंटी मिसाइल्स की स्टॉक थी और उनका संख्या भी धीरे धीरे कम हो रहा था। और ये ईरान के जो उधर की जो मिसाइल की स्टॉक है काफ़ी भारी है और इन्होंने इसीलिए पहले मिसाइल जो दागे थे कम रेंज के नीचे वाले मिसाइल दागे थे, काफ़ी उनका एग्जॉस्ट करा ले एंटी मिसाइल स्टॉक। इसके बाद जो है उनके ऊपर से आने वाली मिसाइल वो जो ज़्यादा रेंज रखती तो ईरान ने ये मिसाइल की रणनीति में अपना एक बढ़त थोड़ी हासिल की, शायद इजराइल भी। ये नक्शा हमें क्या दिखा रहा है? ये तो ये है ईरान की तस्वीर कि ईरान में जो हमले हुए हैं बहुत सारे जगह है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि ईरान में नुकसान बहुत हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। जान माल दोनों का नुकसान, जान माल का नुकसान हुआ है। उनके जानते ही उनकी तेहरान की जो टीवी स्टेशन पर अटैक हुआ है, उनकी इंस्टीट्यूशंस पर अटैक हुआ है, न्यूक्लियर सिस्टम्स पर अटैक हुआ है। पर ईरान का जो जहाँ पर लोग रहते बड़े पैमाने, तेहरान शहर, इजराइल ने कहा तेहरान शहर खाली कर दे, तो राजधानी है तेहरान। हाँ, और उसमें बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, बहुत बड़ा शहर है। तो इस तरह के जो घोषणा थी इसको उसका कोई माने नहीं है कहना कि हमने सिविलियंस को बोला है खाली करने के लिए। ये तो एक ढोंग है और कुछ नहीं है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल वहाँ पर ईरानियन साइंटिस्ट को असैसिनेशन टारगेट करके मारने की जो कोशिश है उसमें कुछ हद तक कामयाब हुए। और ये भी कहना है कि IAEA का रोल उसमें बताने का, कौन कौन न्यूक्लियर साइंटिस्ट इन चीज़ों में हिस्सा लेते हैं, हमारे साथ बात करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन IAEA के ज़रिए तभी उन्होंने उनसे जो समझौता है ट्रीटी है वो निलंबित कर दिया। तमाम तरह की निलंबित करने की बात आ रही है अभी। तो ये चीज़ें भी है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि उनकी असैसिनेशन प्रोग्राम एक बड़े पैमाने से उन्होंने वहाँ पर ईरान में रचा और उस पर काफ़ी लोगों को आइडेंटिफाई करके मारा। पर हम देखे हैं पहले भी इस तरह की असैसिनेशन से रुकता नहीं कोई चीज़, क्योंकि ये बहुत सारे लोग होते हैं, यंगर लोग आते हैं सामने और प्रोग्राम एक बार पकड़ ले, एक देश पकड़ हो जाती है एक देश में, तो उसको इस तरह से इंसान को मार के ख़त्म करना संभव नहीं हो। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ें। हम अब बढ़ते हैं जब अमेरिका इस युद्ध में एंट्री, उसने भाई इजराइल को सपोर्ट तो पहले से कर रहा था, पहले दिन से कर रहा था, लेकिन उसने खुद जब इसमें एंट्री की और उसने अपने बम, जिन्हें वो बंकर बस्टर बम कह रहे हैं, उसे उन्होंने डाला ईरान के 3 परमाणु साइट्स पर। वो वाकई में जिस तरह की चीज़ें आपको पता चल रही हैं कि कितना नुकसान हुआ और कितना पीछे चला गया ईरान परमाणु क्षमता में अपनी। जी, ये है बंकर बस्टर बॉम्ब्स, जिसको GBU M57 MOP। अच्छा, ठीक है, ये MOP वगैरह इसके पर नहीं जा रहा हूँ। ये है इतने हैवी बॉम्ब्स कि उसको सिर्फ B-2 बॉम्बर अमेरिका वही इसको गिरा सकती है। और B-2 बॉम्बर्स अमेरिका से उड़े और उसकी वहाँ पर फ्लाइट्स में 36-37 घंटे की फ़्लाइट थी, क्योंकि वो आसपास नहीं रखा उन्होंने, तो उसको भी अटैक हो सकता है सोच के काफ़ी दूर रखा। उसको एयरफोर्स उसका एकम्पनी किया, तो उसको सब पेट्रोल भी, ईंधन भी देना था, दो बार ईंधन जुटाना था पर हवा में। तो ये सब करके ये बंकर बस्टर बॉम्ब्स इन्होंने गिराए थे। तो कहा जाता है कि बंकर बस्टर बॉम्ब सही है गलत है उस पर मैं नहीं आ रहा हूँ, ये जो है इसका 60 मीटर तक, ग्राउंड लेवल से 60 मीटर तक दूरी तक ध्वंस कर सकता है जी। पर फोर्डो की जो फैसिलिटी है, नातांस पे भी जो फैसिलिटीज़ है वो 80 मीटर नीचे है। तो कह रहे हैं कि इन्होंने 60 मीटर के बाद भी नुकसान ज़रूर पहुंचाया। उसकी जो एंट्री है, एग्ज़िट है, उसको ब्लॉक कर दिया, तो एक्सेस नहीं होगा क्योंकि वो सब वहाँ गिर गया है जी। पर जो फैसिलिटी के अंदर जो इक्विपमेंट है वो क्या ख़त्म हुआ है, उसका इलेक्ट्रिकल जो बाहर रहता है, ऊपर रहता है, वो ख़त्म हो गया। तो एक सवाल ये है,
दूसरा सवाल जो एक्चुअली दूसरे लोग रेस कर रहे हैं कि ईरान ने भी खुद कहा है कि हमने यहाँ की जो फिसाइल मटेरियल है जो 60% तक हमने प्रोसेस किया है, 90% वेपन्स ग्रेड है, 60% वेपन्स ग्रेड नहीं है। पर 60% टू 90% बहुत वक्त की बात नहीं है। कुछ चंद दिनों में और कुछ चंद कंसंट्रेशन की जो सेंट्रीफ्यूजेस है करके 90% पहुंच सकते हैं। 2-3 महीने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने जो अभी ईरान ने कहा है, हमने जितने न्यूक्लियर मटेरियल था, यूरेनियम 60% वाला जो था करीब 400 केजी के लगभग थे, वो हमने पहले ही निकाल लिया है। तो इसीलिए लोग कह रहे हैं ठीक है, फोटो गिरा दिया बम से, ये सब सही है, ब्लॉक कर दिया, उसको करने में 1-2 साल लग जाएगा, सही है। पर ईरान में बम बनाने की जो क्षमता है 400 केजी फिसाइल मटेरियल 10 बम तक बन सकती है। और सेंट्रीफ्यूजेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। आप इनिशियल कंसंट्रेशन में काफ़ी सेंट्रीफ्यूज चाहिए होता, पर नेक्स्ट स्टेप में इतना नहीं चाहिए होता। तो ये फैसिलिटी उन्होंने और कहीं रखा है और इसीलिए वो बम बनाने का जो कांटा पीछे जाने की जो बात हो रही है, 3 महीने में फिर वापस आ जाएंगे। सो 3 से 6 महीने के बीच में वो बम बनाने की अगर चाहते हैं तो काबिलियत है। ईरान पहले भी बम बना सकता था, बनाया नहीं था। उन्होंने कहा कि हम IAEA के तहत जो है अभी बम नहीं बनाएंगे, पर हमारा एनरिचमेंट हमारा अधिकार है NPT के मुताबिक, तो हम उसका इम्प्लीमेंट करेंगे। NPT के बाहर हम नहीं जा रहे, बम नहीं बना रहे हैं, पर एनरिचमेंट हमारा अधिकार है। ये बात तो सही है। NPT के भाषा में एनरिचमेंट जो है बैन नहीं है, उसमें बम बनाने में बैन है। और बम बनाना सिर्फ 90% नहीं, उसके साथ साथ उसका ट्रिगर बनाना पड़ता, और भी चीज़ें करना पड़ता है। वो सब अभी तक ईरान ने नहीं किया है, क्योंकि खामेनी साहब ने अभी तक बम को कहा है कि चीज़ ये हम अभी तक हमारे धर्म के मुताबिक ये हम इस चीज़ को सही नहीं मानते। हालांकि माना है ईरान फॉरेन मिनिस्टर ने कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को डैमेज हुआ है। न्यूक्लियर फैसिलिटी डैमेज हुआ तो सही है, 60 मीटर तक भी जाएगा तो एंट्रेंस एग्जिट सब आपको जाएगा। खबर भी थी कि पूरा डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। दोनों चीज है, क्योंकि जब तक 400 केजी है आपके पास कुछ सेंट्रीफ्यूजेस है, तब तक आपका बम बनाने की शक्ति ख़त्म नहीं हुआ इससे। पर और जो चीज़ें चाहिए, न्यूक्लियर ट्रिगर वगैरह वगैरह, बम डिज़ाइन, वो कहाँ तक ईरान पहुँच चुका है उसके बारे में हमें अंदाज हमें। पर इसी का ये कहें, चाहे ईरान की दृष्टि से फ़ायदा है या दुनिया की दृष्टि से नुकसान, ईरान को कई देशों ने परमाणु बम देने की भी पेशकश की जब ये सब कुछ हुआ, जब वो ट्रम्प साहब ने इसमें एंट्री की उसके बाद। हाँ, ये चीन रशिया अब क्या पोजीशन लेगी, ये बात तो है ही। और जो ट्रम्प साहब ने तो इसके बाद युद्ध घोषणा कर दी ना कि हम इसमें फतेह कर लिया। अब सवाल है कि फतेह कर लिया, इसके बाद युद्ध विराम ट्रम्प ने कहा, इजराइल ने माना। पहले नहीं मानने की बात हो रही थी, पर इजराइल ने माना क्यों? अगर आप जीत रहे थे, ईरान एकदम फ्लैट हो गया था, तो अब युद्ध विराम की ज़रूरत क्या थी? यही सवाल उठ रहा है। तो अब इसके लिए देखें कि इजराइल के अंदर जो पहली बार जंग का असर पड़ा है, जो मैं जिक्र कर रहा था, और उसकी काफ़ी तस्वीरें हैं, देखें तो। और ये तो अभी तो बैन है इजराइल के अंदर ऐसे तस्वीरें पब्लिश करना, उन्होंने मना कर दिया है। पर फिर भी अब जानते हैं, आज के तारीख पे फ़ोन सबके हाथ में है, तस्वीरें अब रोक नहीं सकते, तो काफ़ी तस्वीरें बाहर है। साफ है कि काफ़ी नुकसान पहली बार इजराइल में हुआ है। लोगों को भूगर्भ में जाना पड़ा, नीचे तक उनका शॉपिंग मॉल्स के अंदर लोग रहे, उसके क्या कहते हैं नीचे जहाँ पर गाड़ी पार्क, मेट्रो के अंदर हैं, उसमें बेसमेंट में रहे। तो हर रात 12 रात इस तरह से उनका गुजरा। तो ये जो चीज़ें हैं, और हताहत भी हुए हैं। उनका जो साइंस इंस्टीट्यूशन है, विज़मन इंस्टीट्यूट जो है, उसमें बमबारी हुई है, ध्वंस हो गया है। उनका पोर्ट्स पे हमला हुआ है।
एयरपोर्ट पे हमला हुआ है, तो ये सब देखते, रिफाइनरी पे हमला हुआ है, तो इन सब देखते हुए पहली बार इजराइल को जंग का सही स्वाद मिला। तो ये जो इतने सारे जो नुकसान हुआ है, तो इसीलिए इजराइल को भी लगा हमारे मिसाइल्स डिफेंस करने के लिए जो है मिसाइल्स एंटी मिसाइल्स वो ख़त्म हो रहा है, कितना दिन और इसको खींच सकते हैं, नुकसान हो रहा है पहली बार। और एक चीज़ देखिए, ईरान का साइज़ बड़ा है, उस पर एयरपोर्ट्स जो है ना काफ़ी है, एक एयरपोर्ट ही काफ़ी एयरपोर्ट्स है, सी पोर्ट्स, ओशन पोर्ट्स काफ़ी हैं, कुछ पर्शियन गल्फ में है, कुछ आपका अरेबियन सी पे है, बड़ा देश है। हड़कंप भी उससे मचा था, उन्होंने कहा था हम सी रूट जो है बंद कर देंगे, हॉर्मुज़ वाला बंद कर देंगे, तो पूरा दुनिया के तेल की जो इंपोर्ट होती है वहाँ से, वेस्ट एशिया से, उसका ऊपर बहुत भारी असर पड़ता। पर इजराइल जो है छोटा मुल्क है एक हिसाब से, उसका आपकी एयरपोर्ट्स इतने नहीं है, जो ओशन पोर्ट्स इतने नहीं है, और उसकी जो इंस्टीट्यूशंस है वो भी इतना फैला हुआ नहीं है। जैसे कहा ना, छोटा मुल्क होने का तो एक नुकसान भी है ना। तो इसीलिए लंबे लड़ाई में, क्योंकि ईरान का पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा है, तो आसान नहीं है इजराइल को लंबे अरसे की लड़ाई जो है ईरान से लड़े, अगर ईरान विध्वस्त नहीं हो जाता। और ईरान 12 दिन के बाद भी साफ है कि उसको मिसाइल दागने की क्षमता उसकी थी, और इतना मिसाइल उसके पास था कि हर रात इजराइल के सिटीजन जो है, जनता जो है, उसको भूगर्भ में जाना पड़ रहा। तो इसका कंक्लूड यही हुआ इस 12 दिन के जंग का कि इजराइल को पहली बार पता लगा कि असल में जंग क्या होती है, उसे उसका स्वाद मिला, वो बैकफुट पर भी आया, और ईरान अपनी जगह अभी खड़ा है। और अब देखिए आगे क्या होता है। खड़ा है, नुकसान हुआ है, नुकसान तो हुआ खड़ा भी हुआ है, लेकिन जंग से इजराइल बाज नहीं आ रहा। उसने एक छेड़ रखी है गजा में, एक तरफा जंग, नरसंहार, और ये सीज फायर हो गया, लेकिन गजा के सीज फायर पर ना कोई बात हो पा रही है, ना कोई ध्यान जा रहा है, जो पहले भी उठा था। तो क्या गजा में इस दौरान भी खबरें आ रही हैं कि उसका लगातार वो लोगों की मौत हो रही है, लगातार लोगों को मार रहा है। तो इसका सीज फायर कैसे होगा, इस पर दुनिया किस तरह से अब एक बार फिर ये जो हो गई शांति, इसके बाद इस पर ध्यान देगी? कैसे आप देख रहे हैं अब गजा की स्थिति को? देखिए, बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हकीकत तो ये है कि गजा के जो हालत है, इस तरह के हालत हमने कभी पहले देखे नहीं है, कि जहाँ पर 600 दिन के बाद भी नरसंहार लगातार जारी है। वहाँ के खाने की चीज़ सामान नहीं है, दवाई नहीं है, और उसको आने भी नहीं दिया जा रहा है, और जो थोड़ा बहुत पहुंच रहा है उसको इजराइल कंट्रोल कर रहा है, इसीलिए कि पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाए जहां वो चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ा इलाका को खाली करवा दे, और उसके बाद उन जगहों को कंट्रोल करना, ख़त्म करना या विदेश भेजना, जो ट्रंप साहब कह रहे हैं, वो ज़्यादा संभव होने की संभावना रहती है। तो इस तरह खदेड़ के एक तरफ लाना और बोलना सिर्फ वही खाना मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, और हर दिन खाने के जगह जहां उन्होंने बताया है जहां पर एड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वहां पर गोलियां चल रही है और लोगों को वहां मारा जा रहा है। तो इतने सारे चीज़ जो दुनिया में चल रही है, उस पर वेस्टर्न जो देश है, जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो सिविलाइजेशन का, हम तो कर्णधार, 12 दिन में हाय तौबा उन्होंने मचा दी कि ये ईरान ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, और इसे तो हम सबक सिखाना ज़रूरी है, लेकिन गजा की तरफ कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा इजराइल का सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। मतलब और किसी मुल्क का वेस्ट एशिया में सेल्फ डिफेंस के अधिकार नहीं है। उनको नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में शामिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनका एटॉम बम ठीक है, और किसी का नहीं होना चाहिए। ये जो दोगलापन वेस्ट का है, वो गाज़ा में सबसे साफ दिखती है। नरसंहार चल रहा है वहाँ पर, जिस तरह के तस्वीर इस वक्त आ रहे हैं, हमने उस अफ्रीका में जब बहुत बड़ा भूखमरी होती थी तब उस तरह के तस्वीर आते थे, वो भी जंग के दौरान, बायाफ्रा वगैरह जंग चल रही थी तब आते थे। वो हम लगातार वहाँ पर देख रहे हैं, गाज़ा में वो हमको दिखाई पड़ रही है। पर वेस्ट के लिए ये सब कोई बात ही नहीं है। वेस्ट का तो सिर्फ ये है
कि हम दुनिया में बताएंगे क्या कानून है क्या कानून नहीं है। उस कानून के मुताबिक इजराइल पे कोई चीज़ लागू नहीं होता और सबके ऊपर लागू होता, अपने ऊपर भी लागू नहीं मानते वो। तो ये जो दुनिया में उनकी G7 का रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर कहते थे, अब ट्रम्प साहब कहते रूल बेस्ड कुछ नहीं है, हम ही सिर्फ रूल बनाएंगे। हाँ, तो वो जो रवैया है वो दुनिया में साफ नज़र आता है कि दुनिया की लड़ाई इस वक्त जो मैं कहूँगा 500 साल की जो वेस्टर्न यूरोप और जिसको हम कहते हैं कलोनियल देशों की जो राजनीति थी वो इस वक्त दुनिया पे हावी थी, वो लगता है धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। और ये G7 का जो दावा है कि हम दुनिया को बताएंगे क्या करना है, चाहे वो रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, ईरान इजराइल की लड़ाई हो, गाज़ा के नरसंहार है उसको हम देख रहे हैं, उससे लग रहा है। और उसके ऊपर ट्रम्प साहब की जो इकोनॉमिक अटैक है पूरी दुनिया पे, G7 का जो रवैया है, ऐसी नेटो का रवैया है तमाम दूसरे देशों को लेकर। और अब तो उन्होंने ट्रम्प साहब को उनके महासचिव डैडी के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो देखिए नेटो और G7 एक्चुअली था तो एक ही चीज़ कि कोर जो है कुछ यूरोपीय देश और अमेरिका, उस पर कनाडा भी पूंछ की तरह आ जाता है। पर हकीकत तो है कि फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड ये अपने आप को सर्वसर्वा मानते ही यूरोप की, उसके साथ अमेरिका और उसके साथ कनाडा जुड़ता है और इक्का दुक्का और यूरोप के देश इस पर शामिल है जिसको वो समझते हम भी हैं। पर ये सब मिलके सही बात तो ये है दो लड़ाई चला रहे थे। एक लड़ाई था रूस के ख़िलाफ़ यूक्रेन को लेके, जिस पे ट्रम्प साहब ने कह दिया है कि यूरोप का मामला है, आप इसका खर्चा दो, आप इसको चलाओ। और उनका जो है दुनिया पे कैसे उनको कब्ज़ा करना है और इजराइल के ज़रिए कैसे वेस्ट एशिया का तेल पे कंट्रोल करना है, इस पे दोनों का, आपका नेटो के जो यूरोप के देश है और अमेरिका, दोनों का इंटरेस्ट ये है कि वेस्ट एशिया का तेल कैसे हम अपने कब्जे पे रखें। तो दो लड़ाई पैरेलल चल रही है। एक हल्का सा मैं इस संदर्भ में आखिरी सवाल पूछूंगा। एक तरफ तो वो हुक्म चला रहे हैं और कह रहे हैं नेटो में भी कि आपको 5% सुरक्षा रक्षा खर्च बढ़ाना होगा। दूसरी तरफ वो नोबेल शांति के लिए इतने क्यों व्याकुल हैं और क्या उन्हें मिल जाएगा? अब तो सीज़ फायर करा रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं करा रहा हूँ सब जगह सीज़। देखिए ट्रम्प साहब का कंपटीशन ओबामा जी से है। ओबामा ने इनको काफ़ी एक बार मजाक उड़ाया था, तो एक पब्लिक उसको रोस्ट कहते हैं, हर साल में एक बार करते हैं, और उसकी उनको इतना धक्का पहुंचा था तो उसे प्रेसिडेंट लड़ाई उसी लिए लड़ा था कि हमें भी प्रेसिडेंट बनना है। तो उसका कंपटीशन और किसी से नहीं, ओबामा साहब से। ओबामा साहब को शांति पुरस्कार मिला था तो उनको लगता है मुझे भी मिलना चाहिए। और अब वो कहते हैं कि हम इंडिया पाकिस्तान पे हमने रुकवा दिया और ईरान इजराइल रुकवा दिया। सबसे बड़ी बात इसमें यह है, क्या इजराइल के साथ मिल के इन्होंने ढोंग रचा था जिसके ज़रिए वो एक तरफ से ईरान के साथ बातचीत कर रहे थे, दूसरी तरफ इजराइल को प्रोत्साहन दे रहा था अब अटैक करो, या सचमुच इजराइल ने अटैक किया था, उनको जानकारी नहीं थी। ये समझना थोड़ा दिक्कत की बात है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प साहब की जानकारी नहीं थी। जी। इन्होंने लगता है कि बातचीत किया, बोला बातचीत से नहीं हो रहा है जो हम चाहते हैं तो अटैक करो। अब अटैक से जब सफल नहीं हुए तब बोला कि आप शांति करो। तो इसमें शांति पुरस्कार मिल सकती ही नहीं है। हकीकत तो है शांति नोबेल प्राइज़ कौन देता है स्वीडन जी। और उसकी जो देने वाले हैं वो सब जो जंग कहता है उसको भी पहले प्राइज़ दे चुके हैं। मेरे ख्याल से चर्चिल को प्राइज़ मिला था, लिटरेचर प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था, पीस नहीं दे पाए थे। जबकि उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जरिए जब हो रहा था तब सबसे बड़ा भूखमरी हिंदुस्तान में बंगाल फैमिन जो है उसका होता चर्चिल था। तो ऐसे लोगों को तो प्राइज़ देना नोबेल का परंपरा रहा है, इसीलिए उसको पीस प्राइज़ को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये तो उनको ओबामा के साथ कंपटीशन है और नोबेल तो हमेशा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, अमेरिका लीडर्स को प्राइज़ देने के लिए तैयार है। हाँ, तो प्रवीर जैसे आपने बताया कि वेस्टर्न का रवैया एक पूरा दुनिया के लिए आप कह रहे हैं कि किस तरह से है, लेकिन एशिया में भी जो रवैया हम देख रहे हैं, दोहरा रवैया, कि
SCO की मीटिंग हुई, शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग हुई चीन में। उसमें जो पहलगाम जो आतंक के लिए ही के खिलाफ वो पूरा एक संगठन है, उसमें सहयोग संगठन है, उसमें भारत की ये मांग, मतलब भारत का ये मुद्दा नहीं शामिल किया गया कि पहलगाम में एक आतंकवादी अटैक हुआ, उसकी निंदा नहीं की गई। उसकी वजह से हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए और वो सहमति से वो वहाँ पारित नहीं हो पाया। एक तो बात यह है कि क्या हमारे प्रति भी रवैया, क्योंकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आतंकवादी घटना होती है तो उसे शामिल कर लिया जाता है वहाँ के घोषणा पत्र में, लेकिन पहलगाम नहीं किया जाता। एक तो इस स्तर पर इनका रवैया। दूसरा स्तर, क्या हम कहीं विदेश नीति में, डिप्लोमेसी में अपनी चूक रहे हैं? देखिए, साफ है कि हम अगर पाकिस्तान की बराबरी करने लगते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में, लोग अगर हमको इसी दृष्टिकोण से देखें, पाकिस्तान और इंडिया जिसको कहते हैं हाइफेनेट करें, ठीक है ना, तब हमारी एक पीछे जाने की बात आती है, क्योंकि हम बहुत उसके आगे थे। बहुत पहले होता था, अब रिसेंटली नहीं होता, फिर उस जगह पर हम आ गए हैं। इसका वजह ये नहीं है कि पहलगाम में हुआ और बलूचिस्तान आया और नहीं आया, ये सवाल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम अमेरिका के पास जाना चाहते हैं। वेस्ट एशिया में हम इजराइल के साथ हमारी संबंध अच्छी है, और हमने इस ईरान युद्ध पे हमने ऐसे कुछ नहीं कहा जिससे उस पे ठोस पहुंच सकता जी, है। SCO पे ही हम, जब उन्होंने एक पारित किया था इससे पहले, उस पे हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये देखते हुए देखिए, अब वेस्ट एशिया तेल का भंडार दुनिया का वहाँ पर है, रूस में है, ठीक है, रूस के साथ हमारे संबंध ठीक है अभी भी, पर वेस्ट के साथ जो अगर हम सांठगांठ करना चाहते हैं, जो लगता है कि हमारी राजनीति, विदेश नीति वही बन रहा है, तब वो हमें क्या देगा, हम उनको क्या देंगे, ये सवाल है। ट्रांजैक्शन जो है, अमेरिका वेस्ट जो है ट्रांजैक्शन में बिलीव करता है, विश्वास करता है। अगर हमारे मार्केट हम उनको नहीं देंगे, उनके पास तो बेचने के लिए है ही क्या, वो तो उत्पादन कहाँ करते हैं। यूरोप फिर भी कुछ करता है, अमेरिका तो उत्पादन, बम और हवाई जहाज, इन सब मिसाइल्स, ये उत्पादन करते हैं, और तो कुछ है नहीं। सॉफ्टवेयर करते हैं, वो भी हमारे लोग वहाँ जाके करते हैं। तो इसीलिए हमारा लीवरेज कम हो जाता है अगर हम उस तरह से संबंध लोगों के साथ नहीं बनाते। और वेस्ट एशिया लोग देख रहे हैं हमारा रवैया क्या है, अंदरूनी रवैया, अंतर्राष्ट्रीय रवैया। इसीलिए हम धीरे धीरे, हमारी जो पोजीशन थी 5 साल पहले जो भी पोजीशन थी, आज थोड़ा कमज़ोर पड़ गया। ना वेस्ट एशिया में है ना हम साउथ ईस्ट एशिया में हैं, और यूरोप में ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारा। तो अमेरिका के साथ हम संबंध अच्छा बनाना चाहते हैं। अमेरिका घोषणा कर चुका है, कुछ भी करो, हमारा इतना डिमांड है, आपको देना पड़ेगा। अब ये लेन देन के बाद पे हम क्या दे सकते हैं उनको, और जिस पे हमारा जनता पर असर नहीं पड़ेगा। ये सब देखते हुए जो हमारे पुराने जो बीजेपी में थे, मंत्री रहे यशवंत सिन्हा, वित्त मंत्री भी रहे वाजपेयी सरकार में, और विदेश मंत्री भी रहे, वो खुद इसकी आलोचना कर रहे हैं कि हमारी डिप्लोमेसी कहीं फेल हो रही है, कहीं ना कहीं हमारा कमज़ोर पड़ रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान की वजह से नहीं, हमारे वजह से। तो इसीलिए हमारा जो दृष्टिकोण थी, लगता है कुछ हद तक हम पीछे चले गए कि दुनिया में क्या हो रहा है उसको ना समझ के हम अपनी समझ से पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, यही सब हम सोच रहे हैं कि दुनिया इसी पे सीमित है। दुनिया काफ़ी अलग जगह पे है, वो हमारा डिप्लोमेसी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है। अब लग रहा है देख के, पहलगाम के बाद हमें कई देशों को अपने प्रतिनिधि भेजने पड़े उन्हें समझाने के लिए कि क्या हुआ है। फिर अब यहाँ भी ये निंदा प्रस्ताव नहीं आ पाया। देखिए, पाकिस्तान को अमेरिका कह रहा है सबसे अच्छा सहयोगी देश है टेरर के खिलाफ। जब हम जानते हैं कि पाकिस्तान टेरर में किस तरह से हमारे ऊपर इन्वॉल्व है, हमारे साथ टेरर में इन्वॉल्व है, ईरान में भी उसके ऊपर सवाल है। तो ये सब देखते हुए हम कैसे आइसोलेट हो रहे हैं, इसका जवाब यही है कि अगर
अब वेस्ट एशिया को समझोगे, उसकी कोई अहमियत नहीं है, सिर्फ इजराइल की है, तो अब वेस्ट एशिया से आप आइसोलेट होंगे। दुनिया में आप समझोगे सबसे बड़ा देश अभी भी अमेरिका ही है, उसके साथ हम संबंध ठीक कर ले, ट्रम्प साहब के साथ ठीक कर ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर ट्रम्प साहब कहेंगे आप संबंध क्या है, आप कितना दोगे? जी, तो जैसे प्रवीर ने कहा कि पूरी जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, केवल अमेरिका और यूरोप वेस्टर्न वर्ल्ड को ही देखकर अब नहीं, ये भी चीज़ें कमज़ोर हो रही, इसी वजह से छटपटाहट भी बढ़ रही, युद्ध भी जगह जगह शुरू हो रहे हैं और चल रही हैं। तो ईरान इजराइल के बीच फ़िलहाल सीज़फायर हो गया है। अब कितना वास्तविक है, कितने दिनों तक इजराइल अपनी उस पर कायम रहता है, अमेरिका, क्योंकि ट्रम्प साहब सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, वहाँ भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और इधर हमने देखा कि गज़ा में एक तरफा हमला लगातार इजराइल का जारी है, अब उस पर दुनिया को ध्यान देना चाहिए। और इधर हमारी डिप्लोमेसी में ज़रूर कोई कमी आ रही है, उस पर हमें खुद ही विचार करना होगा कि हम किस तरफ हैं। हम केवल ट्रम्प और इजराइल यही हम देखेंगे या हम पूरी दुनिया को देखकर आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद।